था। कल के लेक्चर में हमने सेकंड ऑर्डर सिमेट्रिक टेंसर ई आई जे की डायगोनल एंट्रीज E11, E22, E33 का फ्लूइड एलिमेंट के मोशन पर इफेक्ट देखा। वहां हमने पाया कि इन डायगोनल एंट्रीज के कारण फ्लूइड एलिमेंट में डिस्टॉर्शन फ्लूइड एलिमेंट के साइज को चेंज कर देता है, फ्लूइड एलिमेंट के वॉल्यूम को चेंज कर देता है, लेकिन फ्लूइड एलिमेंट की शेप सिमिलर रहती है। यानी जो फ्लूइड एलिमेंट की ओरिजिनल शेप थी वो ही रहती है, ये हमने देखा। तो इन डायगोनल एंट्रीज को यानी ई आई जे की डायगोनल एंट्रीज को हम नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट कहते हैं। आज हम इसी सिमेट्रिक टेंसर ई आई जे की अदर एंट्रीज यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनका इफेक्ट देखेंगे कि फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर या फ्लूइड एलिमेंट के मोशन के ऊपर नॉन डायगोनल एंट्रीज का इफेक्ट क्या होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे E12, E23 और E13 के एक्सप्रेशन से, इनकी डेफिनेशन से। ये हम पहले देख चुके हैं। तो ट्वाइस ऑफ E12 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, ये हम पहले लिख चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। ई आई जे की डेफिनेशन में हम j इक्वल्स टू 2 और i इक्वल्स टू 1 रखें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। हमने इसको एक इक्वेशन नंबर असाइन कर दिया। अब हम इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं फ्लूइड एलिमेंट के मोशन पर, तो इसके लिए हमने इसकी फर्स्ट टर्म डेल V2 बाई डेल x1 को कंसिडर किया। वेक्टर v की डेफिनेशन से हम जानते हैं V2 इज वेलोसिटी इन x2 डायरेक्शन एंड x1 इज वन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो डेल V2 बाई डेल x1 होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V2 विद रेस्पेक्ट टू x1। पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं इसके लिए ये एक्सप्रेशन होगा, यानी x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो चेंज जो होगा वो x1 डायरेक्शन में होगा, x1 प्लस डेल x1 और यहाँ x1, और v2 वेलोसिटी इन x2 डायरेक्शन। तो ये एक्सप्रेशन होगा। इस एक्सप्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि x1, x2, x3 कोऑर्डिनेट पॉइंट t टाइम पर एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1, x2, x3 हों, उस पॉइंट पर एक वेलोसिटी, और एक दूसरा पॉइंट उसी टाइम पर t टाइम पर जिसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस डेल x1 कोमा x2 कोमा x3 हों, उस पॉइंट पर x2 डायरेक्शन में वेलोसिटीज का डिफरेंस अपॉन डेल्टा x1 डेल V2 बाई डेल x1 है। इसे हम ऐसा कह सकते हैं, यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे x1, x2, x3 को x1 प्लस डेल x1 कोमा x2 कोमा x3 पॉइंट से मिलाएंगे तो हमें x1 डायरेक्शन में एक लाइन एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? x1 डायरेक्शन में एक लाइन एलिमेंट मिलेगा। उसके एंड पॉइंट्स पर x2 डायरेक्शन में वेलोसिटीज का डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ दैट लाइन एलिमेंट। डेल x1 क्या होगी? उस लाइन एलिमेंट की लेंथ होगी। आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट डिफरेंस करके डेल x1 ही आएगा। तो डेल V2 बाई डेल x1 का मीनिंग है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज इन x2 डायरेक्शन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन एलिमेंट ऑफ द लेंथ डेल x1 इन x1 डायरेक्शन। यानी लाइन एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो x1 डायरेक्शन होगी, जबकि वेलोसिटीज जो होंगी वो x2 डायरेक्शन में होंगी। तो इन वेलोसिटीज का डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ लाइन एलिमेंट डेल V2 बाई डेल x1 है। इसे हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ डेल x1 डेल्टा x1 इन द x2 डायरेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ एलिमेंट डेल्टा x1। यानी डेल V2 बाई डेल x1 का फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि x1 डायरेक्शन में एक लाइन एलिमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स की x2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। यानी डेल V2 बाई डेल x1 डायरेक्शन में स्थित लाइन एलिमेंट का x2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को बताता है। x2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी देगा। यहाँ इसका ये फिजिकल मीनिंग हुआ, यानी इन दोनों पॉइंट्स का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को बताएगा।
तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ डेल्टा x1 इन x2 डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल v2 बाय डेल x1। अब हम इन दोनों एंड पॉइंट्स का x2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि क्या होगा अगर इन दोनों पॉइंट्स पर x2 डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी हो, एक जैसी वेलोसिटी हो, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन पार्ट होगा, यानी ये दोनों बिल्कुल एक ही पोजीशन में जाकर चले जाते हैं, इन पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ वेलोसिटी डिफरेंस होने के कारण, क्योंकि Q पॉइंट पर जो वेलोसिटी है v2 x1 प्लस डेल्टा x1 है, कोमा x2 कोमा x3, ये वेलोसिटी Q पॉइंट पर है t टाइम पर। इसी तरह P पॉइंट पर ये वेलोसिटी है। तो हम Q पॉइंट की वेलोसिटी को टेलर सीरीज एक्सपांसन कर सकते हैं, क्योंकि P एक इसका नेबरिंग पॉइंट है। तो इस नेबरिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम इस वेलोसिटी के लिए टेलर सीरीज एक्सपांसन करेंगे। तो Q पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसके दो पार्ट्स ये हुए, v2 x1 x2 x3 t प्लस डेल v2 बाई डेल x1 इंटू डेल्टा x1 प्लस हाइयर ऑर्डर टर्म्स होंगी। यहाँ हम हाइयर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो Q पॉइंट पर वेलोसिटी के ये दो पार्ट तो होंगे, v2 x1 x2 x3 प्लस डेल v2 बाई डेल x1 इंटू डेल्टा x1। अब हम इन वेलोसिटी डिफरेंस के कारण, इन वेलोसिटीज के कारण इन दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि x2 डायरेक्शन में कितना होगा। इसके लिए हमने एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t सेलेक्ट किया। तो इस स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t में इन दोनों पॉइंट का मोशन देखते हैं, इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन कितनी चेंज हुई है ये देखते हैं। तो इसके लिए हमने, मान लीजिए P की पोजीशन चेंज होकर PP डैश हो गई है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा PP डैश, ये डिस्टेंस जो होगी वो दी जाएगी v2 डेल्टा t से। हम जानते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम इस डिस्टेंस को बताएगा, यानी ये डिस्टेंस होगी वेलोसिटी इनटू टाइम, v2 डेल्टा t PP डैश होगा। इसी तरह से QQ डैश होगा वेलोसिटी एट Q इंटू डेल्टा t। और वेलोसिटी Q पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसके दो पार्ट्स हैं, v2 x1 x2। एक तो ये वेलोसिटी है तो v2 डेल्टा t होगा, प्लस ये वेलोसिटी इंटू डेल्टा t, डेल v2 बाई डेल x1 डेल्टा x1 इंटू डेल्टा t। यानी ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी और यानी ये एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट और होगा Q पॉइंट के लिए। ये सिर्फ वेलोसिटी डिफरेंस के कारण। अगर ये वेलोसिटी नहीं होती, यानी दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी बराबर होती, सेम होती, तो Q पॉइंट भी यहाँ पर पहुँचता। लेकिन वेलोसिटी डिफरेंस के कारण, डिफरेंट वेलोसिटी होने के कारण Q पॉइंट टर्न होकर यहाँ पहुँच गया Q डैश पर। यानी डेल v2 बाई डेल x1 इस लाइन एलिमेंट का x2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को बताता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को बताता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि डेल v2 बाई डेल x1 इस लाइन एलिमेंट का x2 डायरेक्शन में रेट ऑफ टर्न को बताता है। यह भी हम देखेंगे कि रेट ऑफ टर्न को क्यों बता रहा है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस डेल v2 बाई डेल x1 डेल्टा x1 इंटू डेल्टा t है। ये डिस्टेंस डेल्टा x1 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, डेल्टा x1 होगी। और ये एंगल हमने मान लिया कि डेल थीटा 1 है, यानी ये जो लाइन एलिमेंट था x1 डायरेक्शन के पैरेलल था। तो अब जो नई लाइन एलिमेंट की नई पोजीशन है उसने x1 डायरेक्शन के साथ डेल थीटा 1 एंगल बना लिया। हमने इस एंगल को डेल्टा थीटा 1 कह दिया। यानी डेल v2 बाई डेल x1 के लिए हम ये कह सकते हैं, we see that due to this relative displacement the line element delta x1 which was originally in the x1 direction now turns through a small angle say delta theta 1। तो हम ज्योमेट्री से हम जानते हैं इस ट्राइंगल के लिए इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो tan ऑफ दिस एंगल होगा, यानी
ये लेंथ अपॉन ये लेंथ इक्वल्स टू होगा tan ऑफ दिस एंगल, ये हम जानते हैं। तो ये लेंथ डेल्टा x1 है, डेल्टा x1 कैंसिल हो जाएगा डेल्टा x1 से, तो हमारे पास हुआ डेल v2 बाई डेल x1 इंटू डेल्टा टी, डेल v2 बाई डेल x1 इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू tan ऑफ दिस एंगल डेल्टा थीटा 1। और जब डेल्टा थीटा 1 इज वेरी स्मॉल, tan ऑफ डेल्टा थीटा 1 कैन बी टेकन एज डेल्टा थीटा 1। जब बहुत स्मॉल हो तो हम इसको डेल्टा थीटा 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां से हम डेल v2 बाई डेल x1 के लिए ये एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, डेल्टा थीटा 1 बाई डेल्टा t, यानी डेल v2 बाई डेल x1 लाइन एलिमेंट PQ के एंड पॉइंट्स का x2 डायरेक्शन में रेट ऑफ टर्न को ही बता रहा है। स्पष्ट है, क्लियर है। इसको हमने एक इक्वेशन नंबर असाइन कर दिया। तो ये डेल v2 बाई डेल x1 का फिजिकल इंटरप्रिटेशन हुआ। सिमिलरली सेकेंड टर्म ऑफ 2e12 दैट इज डेल v1 बाई डेल x2, इक्वेशन नंबर ऐसे देख सकते हैं। सेकेंड टर्म ऑफ 2e12 इज डेल v1 बाई डेल x2, x2 डायरेक्शन के पैरेलल लाइन एलिमेंट का x1 डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, या x2 डायरेक्शन के पैरेलल लाइन एलिमेंट का x1 डायरेक्शन में रेट ऑफ टर्न को रिप्रेजेंट करेगा डेल v1 बाई डेल x2। तो हम कह सकते हैं डेल v1 बाई डेल x2 होगा डेल्टा थीटा 2 बाई डेल्टा t। सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे, हम पिछले केस में कर चुके हैं। यानी इस वेलोसिटी डिफरेंस के कारण इस लाइन एलिमेंट ने जितना टर्न लिया x1 डायरेक्शन की तरफ, उस टर्न की रेट डेल v1 बाई डेल x2 से दी जाती है। तो अगर इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर सी दोनों को कंबाइंड करेंगे हम, तो 2e12 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, यानी किसी फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर हम e12 का या 2e12 का इफेक्ट देखना चाहें तो वो इस तरह से होगा कि यदि ओरिजिनल शेप फ्लूइड एलिमेंट की रेक्टेंगल शेप हो, जिसका एक लाइन एलिमेंट डेल्टा x1 हो, दूसरा लाइन एलिमेंट x2 डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट डेल्टा x2 लेंथ का हो, तो 2e12 की फर्स्ट टर्म इस लाइन एलिमेंट को डेल्टा थीटा 1 एंगल से टर्न कर देगी, और 2e12 की सेकेंड टर्म इस लाइन एलिमेंट को डेल्टा थीटा 2 एंगल से x1 की डायरेक्शन में टर्न कर देगी। यानी फ्लूइड एलिमेंट की शेप 2e12 के इफेक्ट के कारण चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है, दोनों केसेस में हम बात करके आए हैं, फ्लूइड एलिमेंट का या लाइन एलिमेंट का साइज चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ शेप चेंज हुई है, या उसमें सिर्फ टर्न की बात की है हमने, साइज की बात नहीं की। साइज चेंज नहीं हुआ है, साइज सेम रहेगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट ड्यू टू 2e12 या e12 नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑफ eij चेंज द शेप ऑफ फ्लूइड एलिमेंट बट साइज रिमेन्स सेम। और इनको हम, इन नॉन डायगोनल एंट्रीज को हम रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज को हम रेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन कहते हैं, जबकि इन नॉन डायगोनल एंट्रीज को हम रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। सिमिलरली इफेक्ट E23 E13 के इफेक्ट होंगे, बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं ड्यू टू रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन विच चेंजेस द शेप ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट with volume retain the same, thus the effect of all eij gives the distortion of fluid element due to deformation. Thus eij dxi gives the velocity due to deformation. Finally प्रूफ हो जाता है कि फ्लूइड एलिमेंट के मोस्ट जनरल मोशन के 3 पार्ट होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन। और हम इस eij को, जो कि सिमेट्रिक टेंसर था, इस eij को रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर कहते हैं, जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन को बताती हैं, जो कि फ्लूइड एलिमेंट के साइज को चेंज करती हैं, या कहें कि फ्लूइड एलिमेंट के वॉल्यूम को चेंज करती हैं। जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज शियरिंग, रेट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन कहलाती हैं, और ये फ्लूइड एलिमेंट के शेप को चेंज करती हैं, साइज को चेंज नहीं करती हैं। तो इस टेंसर को हम रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर कहते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है।